Hi everyone, I hope all of you are fine and cleared the backlog of assignments and everything. This is all going on with you guys. So I thought कि अब काफी छुट्टियां हो गई, अब अगला चैप्टर शुरू कर लिया जाए. So yeah, chapter 5 मैं कुछ चीजें इसमें छोड़ूंगा, कुछ पढ़ाऊंगा. अब से ऑनवर्ड कुछ चैप्टर्स में से हम कुछ चंक्स पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर कवर नहीं करेंगे क्योंकि मुझे लगता है बेस आपकी बन गई है. बेसिक बातें आपको मैंने बता दी हैं अबाउट सोशियोलॉजी. Now we need to just sort of fill in the gaps to complete the picture. So yeah, socialization क्या होती है? It's chapter 5 in your book. Socialization is the lifelong social experience by which people develop their human potential and learn culture. कल्चर पे मैंने बहुत बात कर ली, बहुत होती, आपको समझ आ गई. बस ये समझ लो कि जिस तरह से हम ग्रो अप करते हैं उस प्रोसेस को सोशलाइजेशन कहते हैं. ये इसका फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब से कोई ताल्लुक नहीं है. हम सोशलाइज करते हैं ना इन वेबसाइट्स पे. इसका ताल्लुक है सिंपली द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप. एक बच्चा जब पहले दिन दुनिया में आता है और एक बूढ़ा जब दुनिया से चला जाता है तो उस पूरे फेज के दरमियान जो चेंजेस से गुजरता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं इट्स सोशलाइजेशन. इट्स द एक्युमुलेशन ऑफ दोस सोशल एक्सपीरियंसेस by which people develop their own human potential. उनको पता लगता है वो कौन खुद है and they learn culture. So basically इस प्रोसेस का नाम है सोशलाइजेशन. अब सोशलाइजेशन क्या है, उस प्रोसेस का नाम है. उस प्रोसेस के नतीजे में ऐसा है कि जो चीज़ बनती है उसका नाम पर्सनैलिटी. सो सोसाइटी मुझ पे एक्ट करती है, उस प्रोसेस का नाम सोशलाइजेशन है. उस सोशलाइजेशन से मेरे अंदर जो चीज़ बन जाती है उसका नाम पर्सनैलिटी है. सो पर्सनैलिटी इज अ फेयरली कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड एक्टिंग. It could be a person's personality developed without social interaction. Answer is, मतलब सवाल ये है कि कैन इट डेवलप विदाउट दैट. आंसर इज नो. लेकिन ये सवाल अच्छा है, आप लोग भी आंसर करें अपना. जब आप इस चैप्टर के रिफ्लेक्ट नोट लिखेंगे तो पहली लाइन यही होनी चाहिए कि आपके ख्याल में यस है, नो है. थिंक अबाउट इट. क्या ऐसा मुमकिन है कि किसी की पर्सनैलिटी सोशलाइजेशन के बगैर बन जाए? तो वो 1 मिनट में सोशल इंटरेक्शन के बगैर बन जाए. 1 मिनट में हम बताते हैं वो सोशलाइजेशन, सोशल इंटरेक्शन क्या है. चैप्टर जितना हम पढ़ेंगे उसके बाद आप अपने आप से पूछना कि यार मैं जो भी हूँ, क्या मेरी सोशल इंटरेक्शन के बगैर मैं ये बन सकता था या बन सकती थी. दैट्स द क्वेश्चन. सोशलाइजेशन की डिबेट में सबसे इंपॉर्टेंट डिबेट जो हमारे सामने आती है उसको हम कहते हैं नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट. नेचर यानी जेनेटिकली हम जो भी हैं. बच्चे को सुबह जब वो उठता है, बच्चा जब पहली दफा दुनिया में आता है तो वो रोता है. उसको कहा नहीं जाता, वो सीखता नहीं है रोना. ही और शी स्टार्ट्स क्राइंग. तो नेचर वालों का ख्याल है कि हमारे अंदर जो भी बातें हैं वो सारी की सारी जेनेटिक होती हैं. जेनेटिकली प्रोग्राम्ड एक मामला है जो वक्त के साथ साथ अनफोल्ड करता है. सो इनके ख्याल में एनिमल सोसाइटी हैव अ नेचुरलिस्टिक रूट. इनके ख्याल में ठीक है सोसाइटी का रूल है लेकिन बेसिक रूल जीन्स का है. हमें एंगर क्यों फील होता है खास सिचुएशंस में, हम खुश होते हैं, हम रोते हैं, वो सारी बातों का ताल्लुक हमारे जेनेटिक मेकअप से. वे जो सोशल साइंसेज के लोग हैं, हम जैसे लोग, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, इन टाइप के लोगों का ख्याल है कि बेसिक अपरेटस शायद वही होता है लेकिन हम सीखते हैं कि इस सिचुएशन में मैंने रोना है, इस सिचुएशन में मैंने हंसना है. तो इसका हमारा ख्याल ये है कि इट्स नॉट ओनली नेचर, इट्स वेरी मच नर्चर. यानी सोसाइटी हमें बनाती है जो भी हम बनते हैं. फिर आता है कि इनमें से अपर हैंड किसका है, तो उसका जवाब ये, ना ये नेचर है ना ये नर्चर. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. yes, there are things that are basic, that are internal, that are genetic, but then they are manifested or they are programmed or groomed through the process of social interaction and socialization. So it's a nature nurture की डिबेट हम कहते हैं दोनों हैं, लेकिन चूंकि ये हमारी घर की बात में हम कहते हैं नहीं नर्चर ज्यादा है. सही. तो बेसिकली पूरी सोशियोलॉजी के कोर्स के अगर आप अंडरलाइन थीसिस देखो, मैंने जितना भी पढ़ सके हैं, जितना भी ऑनलाइन हमने बातें की हैं, उसमें ये हिडन पर्सपेक्टिव था कि यार आपको अपने बारे में जो बातें नहीं पता थी आज तक, उनके अंदर उनके पीछे भी कोई सोशल करंट्स वर्क कर रहे थे. तो हमारा एक हिडन एक टेंडेंसी है, हमारा ख्याल है कि नेचर का रोल ज्यादा है नेचर से. तो ये 2 केस स्टडीज हैं बहुत प्यारी. आपकी किताब शुरू होती है आना के केस से. तो इस सवाल को कि क्या कोई बंदा सिर्फ बायोलॉजी के लेवल पे जिंदा रह सकता है, ये बड़ी अच्छी केस स्टडी है, पढ़ लेना. मैं
समाप्त करता हूँ। समाप्त मैं इस तरह करता हूँ कि हमने देखा कि देयर वाज अ लेडी इन 1930s, अमेरिका के किसी शहर की बात है। वो डिटेल्स आपकी किताब में लिखी हुई है, पहले सफ़े पर ये स्टोरी सबसे पहले सफ़े पर, चैप्टर 5 के। तो फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे। शी गॉट प्रेग्नेंट आउट ऑफ वेडलॉक, बट शी न्यू उसके फादर कभी कबूल नहीं करेंगे उसे। What she did that she gave birth to a child, और उसने बच्ची को there was a girl, उसका नाम अना रखा, और उसको घर की बेसमेंट में ना, मतलब एक कुर्सी पे बंद कर दिया, मतलब कुर्सी पे रखा। वो जाती थी माँ दिन में एक दफा या दो दफा, उसको जाके फीड कर देती थी और फिर वापस आ जाती थी। द चाइल्ड डिड नॉट हैव एनी टच, ह्यूमन टच जिसे कहते हैं ना, विद हर मदर। 5 साल बाद किसी तरह हमसायों को वगैरह को पता लग गया, और जब उस लड़की को रेस्क्यू किया गया तो शी वाज बिल्कुल हड्डियों का ढांचा थी, ना उसे हंसना आता था ना रोना आता था। शी वाज एब्सोल्युटली एब्सेंट ऑफ एनी इमोशंस, ना लैंग्वेज आती थी। अब ये एक बड़ी केस स्टडी बन गई सोशियोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के लिए, क्योंकि अगर हम पहला मॉडल माने नेचर वाला, तो उस लड़की को रोना या हंसना नेचुरली आना चाहिए था, इफ इट्स जेनेटिक। हमने देखा है कि चूंकि उसके पास कोई सोर्स ऑफ वो था ही नहीं, इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ रिलेटेबिलिटी नहीं था, तो कुछ दिन वो बेचारी जिंदा रही, कुछ महीने। देन शी लर्नड हाउ टू एक्ट, जुबान भी थोड़ी सीख ली, बट एट द एंड शी कुड नॉट कोप अप विद द प्रेशर एंड शी डाइड। तो इससे एक और सबूत मिला हमें कि बेसिकली इंसानों को सिर्फ फीड करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि उनको बहुत ज्यादा इस सोशल इंटरेक्शन चाहिए। माँ का प्यार जिसको हम कहते हैं, वो उसको ऐसे गले से लगाए, उससे बातें करे, गुगू गुगू करे, that is something that is very much needed for human development or any development। इसका इजाबल की मिसाल है, जिनी की मिसाल है, तीनों मिसालें आप पढ़ लें। बेसिक थीसिस यही है कि बेसिकली वी ह्यूमंस आर प्रोग्राम्ड in a sense, in a way that develops over the period of time through socialization, through social interaction। इस सिलसिले में एक बहुत अच्छे साहब है, उनका नाम है सिगमंड फ्रॉइड। ही वाज बेसिकली अ साइकोलॉजिस्ट एंड ही ट्राइड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्वेश्चन कि असल में इंसान कौन सी चीज बनाती है, इंसान के अंदर क्या बात है, आइदर इट्स बायोलॉजी और सोशियोलॉजी और सोसाइटी और पर्सनैलिटी। तो इस सिलसिले में फ्रॉइड की थ्योरी बहुत मशहूर है, ये साइकोलॉजी की सबसे बेसिक थ्योरी मानी जाती है। फ्रॉइड को पायनियर कहा जाता है, फ्रंट रनर कहा जाता है, फोर फादर कहा जाता है साइकोलॉजी का। बड़ा आदमी है, अब जाहिर है ये सोशियोलॉजी की क्लास है, वरना मैं इसकी डिटेल में जाता कि फ्रॉइड बड़ा क्यों है। खैर बेसिक थ्योरी समझ जाओ इसकी, सिंपल अल्फाज में समझाता हूँ, इतनी सिंपल नहीं होगी, लेकिन आई ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू गाइस। इसका ख्याल है कि बेसिकली इंसान के अंदर दो फोर्सेस काम कर रही हैं एट ए टाइम। एक को कहता है इरोस और एक को कहता है थैनाटोस। वो जिस दिन एवेंजर्स देखी ना, उसमें जो विलन है उसका नाम थैनोस है, वो भी यहाँ से आया था। इरोस क्या है? द टेंडेंसी टू लिव। वो कहता है कि हम इंसानों में शुरू दिन से एक चीज होती है कि हम जिंदा रहना चाहते हैं, जिंदगी, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जिसे हम कहते हैं, तो वो तो होता ही है। और उसके साथ एक चीज होती है कि वी ऑल्सो वांट टू जस्ट, मतलब एक डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी है जिसको थैनाटोस कहते हैं। इसलिए थैनोस जो है, जो एवेंजर्स की एंड गेम में आता है, ये इन्फिनिटी वॉर में भी है, जिन लोगों को पता है, मतलब एवेंजर्स मूवी सीरीज का नाम है, मार्वल स्टूडियो की बड़ी मशहूर, जिसमें आयरन मैन, बैटमैन, ये सारे के सारे मैन है। तो थैनोस रिप्रेजेंट्स द डेथ इंस्टिंक्ट एंड इरोस रिप्रेजेंट्स द लाइफ इंस्टिंक्ट। अब ये तो गए बेसिक। तो बेसिकली इसके ख्याल है ये दो पर्सपेक्टिव्स हैं। फिर ये कहता है कि हर आदमी के अंदर ना देयर आर थ्री थिंग्स वर्किंग। एक को कहते हैं इड, दूसरे को कहते हैं ईगो, जो कहता है वो सुपर ईगो। इड क्या है? द एबिलिटी टू आस्क फॉर ह्यूमन वांट्स। कहता है हर इंसान जो दुनिया में बच्चा आता है, वो सर्टेन नीड्स हैं उसकी। सबसे पहले बायोलॉजिकल है, उसको खाना चाहिए, उसको कंफर्ट चाहिए, उसको सर्दी में लगे गर्मी में लगे, है ना। कहते हैं ये जेनेटिकली देयर थे। वक्त के साथ साथ उसे चाहिए उसके दोस्त हों, पेरेंट्स के साथ प्यार हो, फिर जिंदगी के अगली स्टेज जाके कोई लाइफ पार्टनर, ब्ला 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 ब्ला, गाड़ी, घर, बंगला, ये सारा दुनिया में जो चीजें हम ख्वाहिश करते हैं उसको कहते हैं वो इड है। हमारे अंदर ब्रेन में एक सेंटर है जो हमें कहता है कि मुझे ये फलानी चीज चाहिए। लेकिन वो कहते हैं क्योंकि रिसोर्सेज महदूद है, हर एक को हर चीज नहीं मिल सकती, तो सोसाइटी कुछ सेट करती है रूल्स कि ये काम कर लोगे तो फिर ये चीजें दे देंगे। जैसे माँ बाप बच्चों को कहते हैं कि पहले अपना होमवर्क खत्म करो फिर कार्टून देखने को मिलेंगे, ब्ला ब्ला। हालांकि बच्चे का दिल क्या है, डिजायर क्या है, इड क्या कह रही है, मैंने कार्टून देखना। माँ बाप कहते हैं नहीं, पहले काम फिर कार्टून। ये जो प्रोसेस है इसको फ्राइड कहते हैं सुपर ईगो। सुपर ईगो इज दो सोशल, कल्चरल
फैक्टर्स जो हमें सर्टेन काम करने से रोकते हैं, जो शायद इड करना चाहती है। तो इन दोनों के दरमियान हमेशा लड़ाई रहेगी। इड हमेशा कहेगी मैंने दुनिया की हर चीज लेनी है, और सुपर ईगो कहेगी कि अंडर सर्टेन कंडीशन मिलेगी, रूल्स हैं उसको अवॉइड करो फिर मिलेगी, उसके अलावा नहीं मिलेगी। अब इनमें लड़ाई है, तो अब लड़ाई तो अच्छी बात नहीं है, तो इन दोनों में सुलह करवाते हैं ये भाई जान, जिनका नाम है ईगो, जो द मेन फैक्टर है। तो ईगो ये करता है, ईगो एक्चुअली टेक केयर ऑफ इट्स डिमांड्स एंड कंबाइन देम विद इट्स डिमांड्स एंड कंबाइन देम विद सुपर ईगोस impositions। तो मुश्किल तो नहीं है ना, बड़ा सिंपल है। देयर आर थ्री थिंग्स, इड, ईगो, सुपर ईगो। इड कहती है मुझे दुनिया की हर चीज चाहिए, सुपर ईगो कहती है सारी चीजें नहीं मिल सकती, इसकी और इसके दरमियान जो चीज बैलेंस कर रही है उसका नाम है ईगो। ईगो कहती है कि अंडर सर्टेन कंडीशंस तुम्हें फलां चीजें मिल जाएंगी, तुम तब तक वेट करो। जैसे मुझे है कि मेरे पास बहुत अच्छी गाड़ी हो, ये मेरी ख्वाहिश है, ईद की ख्वाहिश है। सुपर ईगो कहती पैसे हैं, मैं कहता हूँ नहीं पैसे तो नहीं है, तो मैं चोरी कर लेता हूँ। तो अब ईगो दरमियान में, ईगो कहेगी देखो चोरी नहीं करो, तुम इतने साल काम करो, उसमें से इतने पैसे बन जाएंगे, ये पैसे फिर दुकानदार को देंगे, दुकानदार गाड़ी दे देगा। सो दिस इज हाउ हमारा पूरे का पूरा निजाम जिंदगी चल रहा होता है इन तीन प्रिंसिपल। ये इतनी सिंपल बात नहीं है, बट चलो अभी के लिए इतने काफी है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि इड और सुपर ईगो में जंग है, उसको बैलेंस करता है ईगो। सो इड सुपर ईगो, ईगो इड सुपर ईगो, ईगो इड सुपर ईगो, ईगो। अच्छा जी, अब फ्रॉइड पे इतराज क्या किया जाता है, जब हमने देखा तो फ्रॉइड की थ्योरी बहुत ज्यादा जेंडर बेस्ड थी, जेंडर बाइस्ड थी। अब यार इसकी डिटेल्स हैं इस बात की कि वो जेंडर बाइस क्या था। फ्रॉइड ने सेक्सुअलिटी पे बहुत जोर दिया। फ्रॉइड का ख्याल है कि जिस तरह खाना पीना हमारी डिमांड है, उसी तरह सेक्स भी हमारी डिमांड है इंसान होने की। तो मतलब ही गेव सम थ्योरीज जो कंट्रोवर्शियल थी उसके टाइम। तो लेकिन मतलब जाहिर है इस वजह से इसको बहुत लताड़ा गया, ओवर सेक्सुअलाइजेशन ऑफ इस थ्योरी, और ये बहुत मेल सेंटर्ड थ्योरी थी, इस पर भी बड़ा लेदे हुई। बट फिर भी इसकी मेन कंट्रीब्यूशन जो समझ आई वो बहुत प्यारी थी। वो ये थी कि हम इंसान सोसाइटी की बातें मानते क्यों, तो समझ आई कि इसलिए मानते हैं क्योंकि हमें सोसाइटी में रहना, सोसाइटी से हम जंग करके तो रह नहीं सकते। तो ईगो का वो जो रोल है वो इसने बड़ा प्यारा समझाया था। और दूसरी जो बात इसकी बहुत अच्छी समझ आई थी वो ये थी कि फ्रॉइड ने कहा था कि हमारी जो पहली जिंदगी होती है बचपन में, पहले 4-5 साल, जिसको हम कहते हैं कोई बात नहीं है, मतलब बच्चों की वो चीजें अक्सर याद भी नहीं होती ना हमें, हमारी 3 साल पहले, 3 साल की उम्र में क्या करता था, 2 साल में क्या, मुझे याद नहीं। 4 साल में थोड़ी बहुत यादें हैं, 5-6 साल में फिर आ जाती हैं, यादें बनती हैं। तो अब फ्रॉइड कहते हैं कि तुम्हारी मजे की बात है कि उस दौरान जो तुम्हारे साथ वाकयात हुए थे, अगर कोई अच्छे वाकयात हुए या बुरे वाकयात हुए, दोनों का इम्पैक्ट सारी उम्र रहेगा। चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस इम्पैक्ट पीपल्स ग्रोथ और डेवलपमेंट थ्रू आउट द लाइफ, ये इसकी बेसिक कंट्रीब्यूशन में आती है। इनके बाद है जॉन प्याजे। जॉन प्याजे, इसको जीन प्याजेट भी पढ़ते हैं लेकिन इसका नाम है जॉन प्याजे, ठीक है, ये फ्रेंच है। इन साहब ने कहा कि फ्रॉइड भाई बात ये है कि तुम्हारी जो थ्योरी है ना उसमें बहुत ज्यादा वो मिल रही है, बहुत ज्यादा वो सेक्स ओरिएंटेड है और बायोलॉजी ओरिएंटेड है। एक और चीज भी तो है ना इंसान के पास, जिसका नाम है कॉग्निशन, एबिलिटी टू थिंक अबाउट थिंग्स। उस थिंकिंग का क्या करना है, तो इसने एक पूरी थ्योरी दी जिसका नाम था कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। फिर ये लोग ना मतलब हजारों हजारों सफात और ढेरों सौ किताबों के मालिक हैं। तो बड़ा मुश्किल है मेरे लिए कि मैं एक एक मिनट में इनको बताऊं, लेकिन चलो आई एम ट्राइंग टू। बट अगर किसी को कोई सवाल हुआ तो मुझे बताना, फिर मैं इसको खोलता रहूंगा। बट सिंस टाइम भी नहीं है और ये चैप्टर हमने बस बेसिकली देखना है क्या है, तो मैं कम कम बता रहा हूँ। मतलब प्याजे बहुत एक बड़ा थिंकर था, इसने बड़ी अच्छी थ्योरी दी, इसका थ्योरी आज तक मानी जाती है। तो पॉइंट बीइंग के ये याद रखना कि ये सिर्फ एक मैं आपको स्नैपशॉट दे रहा हूँ, नॉट टू बम्बार्ड यू विद सो मच इन्फॉर्मेशन कि वो हजम ना हो। तो जिस तरह फ्रॉइड की थ्योरी की कुछ बेसिक एलिमेंट्स थे, इस तरह प्याजे की थ्योरी के भी कुछ एलिमेंट्स थे। फ्रॉइड की थ्योरी भी साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बताती है। वो थी ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी, जेनिटल। अब उसकी डिटेल्स जाहिर है ना जरूरी है ना इसमें है, इस कोर्स का हिस्सा है, वो साइकोलॉजी में होते हैं। लेकिन इसी तरह मैं कह रहा हूँ, मैंने बताया इसलिए कि ताकि आपको याद रहे कि इसी की अगेंस्ट प्याजे ने अपनी थ्योरी दी, जिसके 4 बेसिक प्रिंसिपल्स थे। पहले को कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरे को कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरे को कहते हैं कंप्लीट ऑपरेशनल स्टेज, और चौथे को कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज।
सेंसरी मोटर स्टेज पियाजे कहते हैं जिस दिन बच्चा पैदा होता है डे 0 से लेकर 2 साल तक की पीरियड को हम कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है, चीजों को ग्रैब करना। मतलब वो कोई पेंसिल पकड़ेगा, कोई बॉल पकड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता चीजों को पकड़ के खड़ा होना सीखेगा, चलना सीखेगा। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट बॉडी की, वो सारी की सारी चीजें इस स्टेज पे डेवलप हो जाती हैं। फिर आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज दैट गोज फ्रॉम 2 years till 7 years, 5 साल का ड्यूरेशन है इसका। जैसे कहते हैं इस दौरान जो सबसे पहली चीज डेवलप होती है वो है बच्चे की लैंग्वेज। अग ग ग बाबा द द इस तरह करता है बच्चा 0 से 2 years का। लेकिन तब तक मामा बाबा बेसिक क्लास बोलने शुरू कर देते हैं और 2-2.5 साल के बच्चे को प्रॉपर सेंटेंसेस बनाने आ जाते हैं। पियाजे कहते हैं ये बहुत बड़ी बात है, उसका दिमाग यानी कॉग्निटिवली वो डेवलप हो रहा है। पहले कॉग्निशन में जो चीज डेवलप होती है वो सेंसरी मोटर स्किल्स हैं, फिर जो चीज डेवलप होती है वो लैंग्वेज है। यूज ऑफ के मुझे पानी पीना है, ये फिक्रा पूरा बनाना बच्चा सीखता है, उसको पता लग जाता है। पहले इधर उसने पानी मांगना तो वो क्या करेगा और रोता रहेगा अंटिल माँ गैस करती रहेगी क्या चाहिए क्या चाहिए, फिर एक मुकाम पे जाकर वो पानी देगी तो अच्छा पानी चाहिए। अब 2.5-3 साल के बच्चे को करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो कहता है पानी में है, पानी मम वाटर व्हाटएवर। ठीक है, तो यूज ऑफ लैंग्वेज और फिर बाकी सिम्बल्स यानी वो ये सीखता है। तीसरी स्टेज यानी 2 to 7 years होगी प्री ऑपरेशन स्टेज। तीसरी स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज जो 7 to 11 years चलती है। ये भी बड़ी मजे की चीज है। अब ना सिर्फ बच्चे को जुबान आ गई है बल्कि उस जुबान के साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट भी डेवलप होने शुरू होते हैं। जैसे परसेप्शन ऑफ कॉजल रिलेशनशिप्स इन सराउंडिंग्स। बड़ा सिंपल, इसकी मैं सिंपल मिसाल देता हूँ भाई। जो मेरे पास प्रॉप्स पड़े हैं ना, मैं उसी से काम चलाता हूँ। फॉर एग्जांपल दीज आर 2 things ना, और ये बोतल अगर भरी हुई है तो अगर मैं इसको इसमें ढेल दूंगा तो ये भी पूरा यहाँ तक भर जाएगा ना, क्योंकि यहाँ तक वाटर इसमें था तो वाटर यहाँ तक आना चाहिए। यस और नो? सही है। फर्ज करो ये बोतल पूरी भरी हुई है, जब मैं बोतल को इसमें ट्रांसफर करूंगा तो बोतल इसमें यहाँ तक भरी थी, यहाँ तक बोतल इसमें ही भरेगी या नीचे तक यहाँ तक चली जाएगी? तो स्टैंडर्ड आ जाता है कि नीचे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, ये खुला है, ये तंग है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि जब मास एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है तो मास तो उतना रहता है, इसकी वजह से वो नीचे चले जाते हैं उसके सरफेस। ये बात 2 to 7 ईयर वाले बच्चे नहीं समझ सकते। उनका ख्याल है कि ये जब यहाँ से यहाँ जाएगी तो यहाँ तक आ जाएगी, वो कॉजल रिलेशनशिप नहीं बना सकते। 7 to 11 ईयर में ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और बाकी कॉजल रिलेशंस डेवलप होने शुरू होते हैं। किताब में पढ़ने नहीं अच्छा लिखा हुआ है। तो इस स्टेज की सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर आदमी को, बच्चों को कॉजेशंस बनानी आ जाती है। आखिरी स्टेज को वो कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जिस स्टेज में बच्चे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। फर्ज करो मैं 7 से 11 साल के बच्चे की उम्र के बच्चों से पूछता हूँ बेटा क्या बनना पड़ेगा, कोई कहता है पायलट, कोई कहता है टीचर, कोई कहता है ये, कोई वो डॉक्टर। तो अब वो ये तो पता है उन्हें क्या बनना है, लेकिन अगर मैं कहूँ बच्चे डॉक्टर क्यों बनना है तो फर्ज करे वो कहेगा लोगों की मदद करने के लिए। उनको बेटा लोगों की मदद क्यों करनी है, तो अब वो उसके पास कोई जवाब नहीं है। मैं उसे कहूँगा बेटा बताओ इंसानियत क्या होती है, तो वो कहेगा है ये क्या है भाई, ये किस चीज के साथ करते हैं। 11 साल की उम्र में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होना शुरू हुई थी। हम कॉन्सेप्ट लाइक इंसानियत, लाइक खुलूस, लाइक ब्यूटी, लाइक जस्टिस, लाइक इनजस्टिस, इन बातों पर सोचना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं 12-13 साल की उम्र के बच्चे से पूछूंगा क्या बनना है तो शायद ये कह के मुझे एक ऐसा इंसान बनना है जो बाकी लोगों के काम आता हो। क्यों? हम इंसान है और इंसानियत का तकाजा है। अब ये फिक्रा पहले वाला बच्चा नहीं कह सकते थे क्योंकि उसमें अभी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हुई। So basically पियाजे ने बताया कि what makes us humans is this human ability to grow in this sense कि हम चीजों को ऐसे स्टेज बाय स्टेज डेवलप होती है हमारे में। तो ये इसकी बेसिक थ्योरी थी। इस पे क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म इसमें ये है कि इसने बड़ा ज्यादा स्टेजेस को मतलब फिक्स कर दिया। देयर आर बच्चे जो 2 साल से पहले बोलना शुरू कर देते हैं, लैंग्वेज 12-13 माह का बच्चा भी बात करना शुरू कर देता है। तो ये बाउंड्रीज इतनी फिक्स नहीं है जितनी पियाजे ने बताया। पहला इस पे एतराज किया। तो कॉग्निटिव आर द रिजल्ट ऑफ बायोलॉजिकल मैच्योर एंड सोशल एक्सपीरियंस। तो हाँ जाहिर है ये डिफरेंट था फ्रॉइड से मॉडल। इसमें दिमाग के पास ज्यादा कंट्रोल था, क्योंकि फ्रॉइड के मुताबिक हमें लग रहा था कि बस जो बच्चों के साथ बीत गया अब सारी उम्र बच्चे वैसे ही रहेंगे, यानी हम बड़े भी हो जाएंगे तो हमारे अंदर कमियां जो वो कमियां ही रहेंगी, उसमें कोई चेंज करने का एलिमेंट नहीं। फिर पियाजे ने बताया कि इंसान माइंड एक एक्टिव चीज है, वो चाहे तो खुद को चेंज भी कर सकता है। ठीक है, अब सवाल ये, डू पीपल इन ऑल सोसाइटीज पास थ्रू पियाजेस 4 स्टेजेस? आंसर है नो।
हर कल्चर के अपने मेथड्स हैं, अपने तरीके हैं बच्चों को ग्रो करने के, तो इसलिए वो जो स्टेजेस हैं उसकी बाउंड्रीज ऊपर नीचे होती रहती हैं बेस्ड ऑन द सोसाइटी, द कल्चर इन विच पीपल लिव। ये बात क्रिटिकली पियाजे के अगेंस्ट की जाती है। इनके बाद आए भाई जिनका नाम था लॉरेंस कोलबर्ग। अब कोलबर्ग ने बिल्कुल इससे दूसरी थ्योरी दी। कोलबर्ग कहता है फ्राइड साहब आपने मुझे नेचर की डिबेट में समझा दिया, पियाजे साहब आपने मुझे कॉग्निशन की बेस पे समझा दिया, लेकिन बेसिक बात तो तुम भूल गए, ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, ये बच्चा कहाँ से, ठीक है। तो इस पे कोलबर्ग ने पूरी थ्योरी दी। इसकी 3 स्टेजेस थी। इसकी थ्योरी का नाम है मॉरल डेवलपमेंट, मॉरल रीजनिंग थ्योरी। ये बेसिकली बताती है कि बच्चे जब ये कहते हैं ना मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये बुरा लगता है, ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, ये मोरालिटी की कैटेगरी है, यानी द वेज इन विच इंडिविजुअल्स जज सिचुएशन है राइट एंड रॉन्ग। जो आइडिया ऑफ राइट एंड रॉन्ग है ये भी हम सोसाइटी से सीखते हैं, और इसकी 3 स्टेजेस। पहली स्टेज को कहते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज, जो पियाजे की स्टेज की जगह 0 से 2 या 0 से 4 ईयर्स तक चलती है। इसका ख्याल है कि इसमें बच्चे क्या अच्छा है क्या बुरा है उसका फैसला वो करते हैं सिंपली बेस्ड ऑन देयर सेंसेस। what pleases them is good, what does not please them is bad, ठीक है। राइट और रॉन्ग का जो फैसला है, what pleases them is right, what does not please them is wrong। बच्चों के लिए उस वक्त ये इतनी सिंपल बात है, इसलिए उसको हम कहते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज, रहती है कन्वेंशनल स्टेज। इसमें ये होता है दैट teens lose selfishness as they learn to define right and wrong in terms of what pleases parents and conforms to cultural norms। अब यहाँ पर आकर हम कहते हैं what is good by the book। जैसे फर्ज करें बच्चों को कहा जाए झूठ बोलना बुरी बात है, होगा बिल्कुल बुरी बात है। मैं कहूँ अच्छा एक फर्ज करो एक बच्चा था, ये एक इमेजिनरी सिनेरियो ना, तो एक बच्चा था जो 7 साल की उम्र का है। अभी 7 साल के बच्चों से बात हो रही है फर्ज करो, और वो दुकानदार के पास गया, उसने दवाई लेनी थी, उसके पास दवाई की कीमत थी 400 रुपए, उसके पास सिर्फ 200 रुपए थे, तो उसने 200 रुपए दुकानदार को दिए। दुकानदार को मुझे दवाई दे दो, मेरी मामा की दवाई की जरूरत है। तो दुकानदार ने कहा कि देखो भाई 400 रुपए कीमत है, मेरे को कहते मेरे पास बाकी पैसे नहीं है। अब वो यहाँ खड़ा हुआ है बच्चा, दुकानदार कुछ चीजें पीछे जाता है, बच्चा 200 रुपए वहां रखता है और दवाई लेके भाग जाता है। अब जिन बच्चों से ये सवाल पूछा जा रहा था उनसे पूछा गया कि तुम्हारे ख्याल में बच्चे को सजा मिलनी चाहिए या उसने ठीक किया, तो सब बच्चों ने, जो 7 साल की उम्र के बच्चे थे या 10 साल की उम्र के बच्चे ने, नहीं सजा मिलनी चाहिए, उसने गलत किया। सही है। जैसे ही सवाल 15 साल की उम्र के बच्चों से 20 साल की उम्र के बच्चों से पूछा गया, 20 साल तो खैर बच्चा नहीं रहता, 15 साल कर लो, 15 साल से पूछा गया, तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि देखें उसकी वालदा बीमार थी, ही नीडेड दैट मेडिसिन, दुकानदार को समझना चाहिए। अब ये जो वे ऑफ रीजनिंग है इसको हम कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज ऑफ रीजनिंग, फाइनल स्टेज जिसमें एब्स्ट्रैक्ट एथिकल प्रिंसिपल्स, आइडिया ऑफ राइट एंड रॉन्ग को चैलेंज किया जाता है। यानी हम सिर्फ ये नहीं देखते कि बाय द बुक क्या है, बाय द बुक यही था कि 400 रुपए कीमत है, 400 रुपए नहीं है तो दवाई नहीं दी जाएगी, और अगर मैं जबरदस्ती दवाई ले जाता हूँ तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें एक फैक्टर हम भूल गए कि बीइंग ह्यूमंस का मतलब है कि हम आइडिया ऑफ राइट एंड रॉन्ग को चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने जब स्पेसिफिक करके देखा कि अगर उसकी माँ इतनी बीमार है कि उसको लाइफ और डेथ का मसला है, तो वी कुड लेट इट गो। इस एलिमेंट को हम कहते हैं जहाँ पे हम आइडिया ऑफ राइट एंड रॉन्ग को चैलेंज करते हैं, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो समझ आ गई, प्री कन्वेंशनल जब पेन और प्रेजर प्रिंसिपल पे काम हो रहा है, जो अच्छा लगेगा वो राइट है, जो अच्छा नहीं लगेगा वो रॉन्ग। कन्वेंशनल जब मैं आइडिया ऑफ राइट एंड रॉन्ग को मिनो वन मानूंगा, जैसे सोसाइटी पर हम अक्सर जिंदगी इस स्टेज पर गुजारते हैं, एंड इन वेरी फ्यू इंस्टेंसेस वी गो टू द पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जिसमें हमारे पास आइडिया ऑफ राइट एंड रॉन्ग को चैलेंज करने की एबिलिटी होती है। जैसे आपके केस में बड़ा सिंपल है, जब आपको अभी 1 महीना पहले एफसी ने कहा कि अपनी फीस दें और बल्कि कुछ टैक्स वगैरह भी लगा दिया, तो कन्वेंशनल स्टेज वालों के लिए सिंपल है। कन्वेंशनल स्टेज पे रह के सोचिए कि भाई बिल्कुल सिंपल है, एफसी इंस्टीट्यूशन है, वो जो कहेगा हमने मानना है, क्योंकि हमने वहां से डिग्री लेनी है, कोई बात नहीं हमें पैसे देने, यानी राइट एंड रॉन्ग का आइडिया बाय द बुक, जैसे एडमिन ने कह दिया। बट अब आती है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। आप लोगों ने सोचा कि यार ये क्या मामला है, हम अब कोरोना में भी हैं, हमारे लॉकडाउन में भी हैं, हम प्रॉपर क्लासेस भी नहीं ले पा रहे, ऊपर से हमारे अपने फाइनेंशियल हालात प्रॉब्लमेटिक है, हर घर में जाहिर है इस पर से मसला है। तो एफसी को सोचना चाहिए था कि हमें इन्होंने टैक्स क्यों लगाया या हमें फीस क्यों ले रही। ये वे ऑफ थिंकिंग हम कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल वे ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। लाइक पियाजे, इस पे भी क्रिटिसिज्म है कि इसने भी चीजों को स्टेजेस में देखा, स्टेजेस इतनी डिस्टिंक्ट नहीं है जितनी ये सब लोग देख रहे थे। मैनी पीपल डोंट रीच द फाइनल स्टेज, अक्सर लोग जिंदगी कन्वेंशनल स्टेज तक गुजार के चले जाते हैं, एंड रिसर्च ऑफ दिस थिंग इज लिमिटेड टू ओनली बॉयज बट हैज बीन जनरलाइज्ड टू पॉपुलेशन, अगेन जेंडर बायस। तो ये 3 पॉइंट्स इसके खिलाफ हैं।
इनके बाद आई एक साहिबा जिनका नाम था कैरल गिलिगन। उन्होंने कहा कि अरे बंदे अल्लाह दियो उसी की किती जान दो, ये इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, लड़के और लड़कियां डिफरेंटली सोचते हैं, जेंडर एक अपने आप में एलिमेंट है। लड़कों के लिए हमेशा जो जस्टिस अप्रोच है वो बड़ी जरूरी है। जैसे हमारे घरों में होता है कि वालिद और वालदा के रिस्पॉन्स में बड़ा फर्क होता है। वालिद हमेशा सोचते हैं कि ये बाय द बुक ऐसी बात नहीं है तो मैं नहीं मानूंगा, वालदा कहती है कि नहीं यार कोई बात नहीं, केयर सपोर्ट का एलिमेंट इसमें रहता है। तो कैरल ने ये बताया कि ये जो पूरी मोरल रीजनिंग है, थिंकिंग है, इसमें बीइंग अ मेल और बीइंग अ फीमेल, द वे वी आर ट्रेन्ड टू बी लाइक दैट ना, एज मेल में बताया जाता है बड़ा स्ट्रिक्ट बाय द रूल बाय द बुक चलना है, एज फीमेल में बताया जाता है कि बाय लॉजिक ऑफ सपोर्ट लव केयर उससे चलना है। तो कैरल कह रहा है कि ये भी सोसाइटी से हम लर्न करते हैं और जेंडर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन आवर रिस्पॉन्सेज टुवर्ड्स लाइफ सिचुएशन। इसके बाद बहुत मजेदार साहिबा हैं, साहिबा जॉर्ज हर्बर्ट मीड। मीड एक सोशियोलॉजिस्ट बल्कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने आइडिया ऑफ सेल्फ दिया। अब ये बिल्कुल एक और कहानी है। देखो सेल्फ फ्रॉइड से चल रही है लेकिन वो बायोलॉजिकल सेल्फ है। पियाजे की सेल्फ कौन सी है? कॉग्निटिव सेल्फ। लॉरेंस कॉल्बर्ट की सेल्फ कौन सी है? मॉरल सेल्फ। अब आते हैं जॉर्ज मीड की सेल्फ कौन सी है? सोशल सेल्फ। सो बेसिकली इस चैप्टर में क्या हुआ, चार चीजें पता लगी। फ्रॉइड की बात बायोलॉजिकल सेल्फ, पियाजे की बात कॉग्निटिव सेल्फ, शाबाश। कोलबर्ट की बात मॉरल सेल्फ, शाबाश। एंड इसकी बात मीड की बात सोशल सेल्फ। इसने इस पूरी थ्योरी दी सेल्फ की। इसका ख्याल था कि असल में हम अपने बारे में जो कुछ भी जानते हैं, मुझे लगता है मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं नेक हूँ, मैं नेक नहीं हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, जो कुछ भी मेरी अपने बारे में राय है, आपकी अपने बारे में राय है, उनमें से कोई राय भी आपकी अपनी नहीं है। वो आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी सीखी थी, किसी ने कोई कमेंट किया था जो आपकी सिस्टम ने अपने अंदर स्टोर कर लिया और आपको लगा वो आर। बेसिकली समझ आई दैट इसका सेल्फ का कॉन्सेप्ट ये बताता है दैट सेल्फ डेवलप्स फ्रॉम सोशल इंटरेक्शंस। सोशल एक्सपीरियंस इज द एक्सचेंज ऑफ दोस सिंबल्स। अंडरस्टैंडिंग द इंटेंशन रिक्वायर्स इमेजिनेशन फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें होता है ये सेल्फ डेवलप तब होती है जब हम वी बिकम सेल्फ अवेयर बाय टेकिंग द रोल ऑफ द अदर, जब हम अपने आप को किसी दूसरे की नजर से देखते हैं। फर्स्ट करो ये शर्ट मैंने पहनी है, जब पहली दफा मैंने ये शर्ट खरीदी थी, अगर फर्स्ट करो मैं दुकान में था, मैं अपने दोस्त के साथ डिफरेंट शर्ट्स देख रहा था, तो मैंने ये शर्ट यूं करके उसको दिखाई, उसने कहा हाँ तुम पे अच्छा लगे। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी जो शर्ट खुद पहनी थी उसको भी किसी की नजर देखा, मैंने पहना, दो चार लोगों ने कहा यार बड़ी प्यारी लग रहे हो। तो क्या हुआ, मुझे अपनी चॉइस पर, अब वो देखा अपनी कितनी है, अपनी चॉइस पर भरोसा हुआ बाय टेकिंग द रोल ऑफ द अदर। जब मैं सुबह उठ के तैयार होता हूँ तो मैं देखता हूँ कि शायद कैसा लग रहा हूँ, तो दिमाग में कोई ना कोई जरूर होता है जिसके बारे में सोच रहे होते हैं, वालदैन, बहन भाई, दोस्त यार। तो ये बात है कि सेल्फ डेवलप ऐसे होती है बाय दो सोशल इंटरेक्शन जो यहाँ पर फिट हो चुकी होती है। ये थी मीड की थ्योरी, यानी सोशल सेल्फ की थ्योरी। सो मीड ने इस तरह की बात को कहा लुकिंग ग्लास सेल्फ, यानी ये कॉन्सेप्ट कि मैं अपने आप को हमेशा दूसरों की नजर से देख रहा होता हूँ। इट्स लाइक लुकिंग इन द ग्लास, लुकिंग इन द मिरर, है ना। तो मैं जब सोचता हूँ मैं कैसा लग रहा हूँ, तो मैं अपने आप को नहीं सोच रहा हूँ, मैं दिल में कोई ना कोई होता है, कोई जिसके बारे में सोच रहा हूँ, तो उसको कैसा लग रहा हूँ। यानी अगर मैं यूनिवर्सिटी आ रहा हूँ, आप लोग यूनिवर्सिटी आते हैं, तो यू माइट बी थिंकिंग, जो आपका इमीडिएट फ्रेंड्स का सर्कल होगा कि अच्छा यार ये ज्यादा तेज कलर है या ज्यादा हल्का कलर है, मेरे दोस्तों ने लास्ट टाइम मुझे इस बारे में क्या फीडबैक दिया। तो यानी हम अपने आप को हमेशा दूसरों की नजर से देख रहे होते हैं, इसको कहते हैं लुकिंग ग्लास सेल्फ। आई और मी का फर्क बड़ा सिंपल है। इसका ख्याल है मीट का कि देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ माई सेल्फ, एक आई सेल्फ है और एक मी सेल्फ है। मी सेल्फ का वो जो कंपोनेंट है ना, वो हमेशा बनता है विद द एक्सचेंज ऑफ अदर्स, सही है। और आई सेल्फ यानी ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं। ही टोल्ड मी दैट यू आर अ गुड टीचर, फॉर एग्जाम्पल। अब इसमें जो मी है, ही टोल्ड मी, वो मी मेरी एक कह लो कि रिसीविंग सेल्फ, रिसीविंग पार्ट है ना मेरा। somebody is telling me something about myself, तो वहां पर जो मेरी एक्टिव एक कंपोनेंट है वो आर्ग्यू वाला नहीं है, वो बातें सुनने वाला है। फिर मैं कहूंगा आई थिंक आई एम अ गुड टीचर। सो पहला आया फीडबैक, किसी ने मुझे मेरे बारे में कोई बात की, वो मैंने डाटा अपने यहाँ पर प्रोसेस किया और फिर मैंने उसको घुमा फिरा के अपने आप में कुछ शामिल करने, कुछ नहीं की, जो शामिल करने के वो मैंने कह दिया आई थिंक। तो आई और मी हमेशा इंटरेक्ट करते हैं।
तो ये होता कैसे है? पहली चीज जो होती है सेल्फ में, वो इमिटेशन है, बड़ी सिंपल है। सबसे पहले लोग कैसे सेल्फ में डेवलपमेंट क्या होती है, हम बच्चों को कहते हैं गुग गुग, थोड़ी बार बच्चा आगे से कहते हैं गग्गा गग्गा, कहते अरे वाह वाह वाह, है ना? ऐसे ही होता है ना, छोटे बच्चे जब 2 4 महीने 6 के होते हैं ना, बच्चों का कहता है, हमें बड़ा मजा आ रहा होता है। तो क्या हो रहा है, बच्चा सबसे पहले क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं। इमिटेशन इज द फर्स्ट की जिससे सोशलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है, सेल्फ के बनने का प्रोसेस शुरू होता है। दूसरी चीज प्ले। फिर जैसे हम 3 4 साल के होते हैं, हमारी फॉरेन एक्टिविटी होती है कि हम खेलते हैं, खेलों में इंटरेस्टेड होते हैं। बच्चे की सबसे पहली जो मुसीबत होती है वो खेलना बहुत है। तो उसमें ये होता है कि टेकिंग द रोल ऑफ सिग्निफिकेंट अदर्स। अब देखा है वो छोटे छोटे गुड्डे गुड्डी का शादी वादी होती है, और उसमें बच्चे 4 4 5 5 साल के बैठे बच्चे काम कर रहे होते हैं। प्ले थिंग, इमेजिनेशन, लेकिन वो इमेजिनेशन उनके अपने घर अम्मी अबू तक महदूद होती है। वो देखते हैं कि वो जो लड़की है छोटी सी, वो खाने पका रही है, और जो लड़का है छोटा सा 3 4 साल का, वो बैठा अखबार पढ़ रहा है, ऐसा करके किताब पढ़ रहा है या काम कर रहा है कंप्यूटर पे। वो क्या हो रहा है कि वो जो अपने बड़ों को करता देखते हैं, बिल्कुल वैसा ही इमिटेशन के थ्रू प्ले कर रहे हैं इन दैट प्रोसेस। तो प्ले क्या हुआ कि हम वी टेक द रोल ऑफ सिग्निफिकेंट रिजल्ट। फिर है इससे बड़े जब हम होते हैं तो गेम्स आ जाते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा लोग शामिल होते हैं ना, जैसे क्रिकेट, ये वो सारा कुछ, इसमें ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन हो रहा है, वहां से सीखा जा रहा है। या बाकी गेम्स जो हैं, बोर्ड गेम्स हो गई, लूडो हो गई, कबड्डी हो गई, शतरंज हो गई, ये सारी गेम्स। फिर ये जब सर्कल बड़ा हो जाता है तो इसको हम कहते हैं कि वाइड स्प्रेड कल्चर नॉर्म्स एंड वैल्यूज वी यूज एज अ रेफरेंस इन इवैल्यूएटिंग आवरसेल्व्स। वो जनरलाइज्ड अदर होते हैं। देखो अदर्स की 2 फॉर्म है, एक है सिग्निफिकेंट अदर जिसके मुराद है भाई बहन माँ बाप, और है जनरलाइज्ड अदर जिससे मुराद है वो माशरा। जनरलाइज्ड अदर में हमारी ये पूरी सोसाइटी आ जाएगी, और सिग्निफिकेंट अदर पे सिर्फ घर वाले आएंगे। अच्छा, ये अब फ्रॉइड और मीट का कंपैरिजन है, ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन छोटी सी बात है, समझते हैं कि मीट फाउंड द रूट ऑफ बोथ सेल्फ एंड सोसाइटी इन सिंबॉलिक इंटरेक्शन। ठीक है, थ्रू इंटरेक्शन बनने वाली बात है, सो सोशल है ये। और क्रिटिक्स क्या कहते हैं, मीट डजंट अलाउ बायोलॉजिकल एलिमेंट। सो देखो, मीट और फ्राइड ऑलमोस्ट एक दूसरे के उलट खड़े होंगे। मीट के केस में आई और वी है, फ्राइड के केस में इट और सुपर ईगो है, लेकिन मीट के दोनों एलिमेंट सोशल है, फ्राइड के दोनों एलिमेंट बायोलॉजिकल है। So meat rejects biological origin of I and we, I and me, whereas Freud celebrates the biological origin of id and superego. ठीक है, अब मीट के कॉन्सेप्ट में वर्क टुगेदर these two, I and me, cooperatively, whereas फ्रॉइड के केस में these two यानी id और superego are locked in continual combat. तो देखो ना, वो कह रहा है फ्रॉइड के ख्याल में वो क्या था, कहाँ गए, हाँ, ये रहा इड, ये रहा सुपर ईगो, ये हमेशा लड़ते रहेंगे और इनमें सुलह कराते रहेगा दरमियान वाला ईगो। यही बात हो रही थी। अब मीट क्या कह रहा है, वो कहता है असल में 2 हैं, एक का नाम है आई है, दूसरा नाम नहीं है। ये मी सोसाइटी से इफेक्ट होता रहेगा, आई को अपना फीडबैक देते रहेगा, आई इसकी बातें सुनता रहेगा, कुछ बातें हमने साथ रखेगा, कुछ बातों को पीछे फेंक देगा, और ये हमेशा आपस में बात करते हैं। ये these two work cooperatively in social context through interaction, whereas these 3 work, या अगर मैं इसको निकाल दूं, यानी इड और सुपर ईगो वर्क इन कॉन्फ्लिक्ट। ये इनकी बेसिक थ्योरी का एक दूसरे से फर्क है। एरिक्सन को पढ़ना जरूरी नहीं है, इसकी लंबी चौड़ी स्टेजेस हैं, इसलिए मैं इसकी डिटेल में जाता, मैं हमेशा इसको स्किप करता हूं, तो एरिक्सन को भूल जाएंगे, एरिक्सन वाले सामने नहीं पढ़ा। ठीक है, अच्छा, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, यहाँ से फिर मैं अगला लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा सा चैप्टर रह गया, बट अभी के लिए ये लेक्चर मैं खत्म कर रहा हूँ, आप इसको पढ़ लें। सो थैंक यू सो मच, ये फिर मैं अगले लेक्चर में करूँगा। टेक केयर, बाय।